हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कि जो आपका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आप कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, किस किस टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है और किन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे बायो के जो टॉपिक्स हैं वो तो लगभग ही सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ज़्यादा वेटेज भी है बायो वाले। तो बायो के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम स्किप नहीं कर सकते। तो आप बायो तो आपको पूरी ही पढ़नी है, लेकिन जैसे केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स ऐसे दे रखे हैं जो कि आप अगर स्किप भी कर देते हो तो भी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसमें से एक दो क्वेश्चन आने हैं और वो भी इतने टिपिकल आते हैं। फिर वो आप अगर उनको छोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि सबसे पहला हम अगर बात करें तो आपका जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको फर्स्ट टॉपिक दे रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इजी है एक तो, और दूसरा इसमें भी ये फंडामेंटल पार्टिकल या एटॉमिक मॉडल्स इनसे क्वेश्चन कम आते हैं। या डी ब्रोगली इक्वेशन है, इसमें से कभी कभार पूछ लेते हैं कि भाई इनमें से डी ब्रोगली इक्वेशन कौन सी है। बाकी तो इतना ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मेन जो इस टॉपिक में क्वेश्चन आता है वो आता है आपका ये जो आपके पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, N+L रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। N+L रूल से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो आप इसको चाहे यहाँ काउंट कर लें यहाँ पे, या फिर आगे जैसे डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट दे रखे हैं। तो जनरली जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो डी और एफ ब्लॉक का ही पूछा जाता है, या तो डी ब्लॉक का या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट है उनका कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। ये एटॉमिक मास में, एटॉमिक मास से तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जैसे कि आपको न्यूट्रॉन्स के नंबर वो निकालने इसमें से आ सकते हैं। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। मोल कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन कम बनते हैं आरपीएससी में। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी पे मिलेंगे कि जो आपका एस जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है या पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, इनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगला जो टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग और मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो है उसमें से भी आप देखते हैं, एक तो फजान रूल जो है, फजान रूल के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें पूछ लेते हैं कई बार कि कौन सा कंपाउंड है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कौन सा कंपाउंड है वो कोवलेंट नेचर शो कर रहा है, कौन सा है वो आयनिक नेचर शो कर रहा है। तो वो थोड़ा आप उससे निकाल सकते हो। एक हाइब्रिडाइजेशन तो आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो हाइब्रिडाइजेशन से ही आएगा। तो ये टॉपिक आप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो इसमें आपको जो पीरियोडिक टेबल है उसके कुछ, इसमें थोड़ा बहुत मेंडलीफ वाला जो आवर्त सारणी है उसके कुछ, जैसे कितने उस समय कितने एलिमेंट ज्ञात थे और क्या क्या चीज़ें हैं, आप उनमें से देख सकते हो कि कितने एलिमेंट उसमें ज्ञात थे और कितना कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसमें भी आया हुआ है, क्योंकि तभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि आपको पूछ लिया जाते हैं तो वो भी ज़्यादा डी और एफ ब्लॉक का ही पूछते हैं, तो वो आप ज़रूर याद किया करें। और एक फिर ये रेडियाई, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्वेश्चन आता है। तो बस याद ही कर लो कि Cl की सबसे ज़्यादा होती है और यही पूछा जाता है। हमें लगता है कि ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये कौन ही पूछेगा, लेकिन आप एग्जाम उठा के देखो आरपीएससी के जितने भी केमिस्ट्री के हुए हैं सब में ये क्वेश्चन। या आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे कम किसकी होती है, तो हमें पता है सबसे कम जैसे सीजीएम वगैरह ऑप्शन में ज़रूर मिल जाएगा आपको। तो ये भी ज़्यादा कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हो थोड़े टाइम में। उसके बाद इक्विलिब्रियम में से जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तो ये ला सातिल्य जो प्रिंसिपल है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा जो है क्वेश्चन इसके अंदर पीएच के, देखिए इसमें भी आयनिक जो सॉल्यूशन है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आयनिक सॉल्यूशन में जैसे कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट हो गया कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। ऐसे ही पीएच का भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। बफर सॉल्यूशन इसमें से क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं, लेकिन हाँ एक सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है तो वो भी देखिएगा आप।
फिर है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन और ये आपका ये बैलेंसिंग करना ये नहीं देते हैं, जनरली डायरेक्ट ही पूछते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो थोड़ा जनरल सा इसको आप देख लें, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की मेरे हिसाब से तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने सेकंड ग्रेड में 253वीं रैंक ऑल राजस्थान में मेरे को मिली थी। और साथ ही अब जैसे मैंने फर्स्ट ग्रेड भी केमिस्ट्री से दिया है, तो उसमें भी मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर हैं। तो आप इसको एक एज ए गाइडेंस मान सकते हैं। तो अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, एक क्वेश्चन तो बनेगा आपका IUPAC नेम से कि भाई कौन सा कंपाउंड दे देंगे, उसका नाम पूछ लेंगे आपको। उसके बाद ये, हाँ, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी हेटेरोलाइटिक में जैसे फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, इनके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन है, इनकी स्टेबिलिटी का रीजन पूछ लेंगे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेंगे। और जो आपके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हैं, उनके बारे में भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा कैसे बिहेव कर रहा है। कोई कंपाउंड दे देंगे, उसके बारे में पूछेंगे कि किस तरीके से ये बिहेव करता है। तो ये टॉपिक भी आप करना। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन में जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं ना, तो ये बहुत लेंथी टॉपिक हो जाता है अगर वैसे देखें तो आप मेरे माने, और जो 11वीं की NCERT है उस किताब में से जो टॉपिक दे रखे हैं, जो दे रखा है वो पढ़ लें आप, वो सफिशियंट है। आपको लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप पीछे के पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं में से आते हैं। और बहुत ही जो आपको पता चलता है ना, जैसे कि एल्केन में से क्वेश्चन आएगा, तो एल्केन में से हेलोजिनेशन का वाला पूछ लेंगे कि कैसे होता है, इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। एल्कीन में ज़रूर कुछ रिएक्शंस होती हैं, जो नेम रिएक्शन है वो आज पूछ लेंगे। मार्कोनिकोव का रूल पूछ लेंगे। ऑक्सीडेशन भी पूछते हैं एल्केन का। और ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको पता ही, बेंजीन के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसमें थोड़ा सा कई बार पूछ लेते हैं। जैसे पिछले साल पूछा हुआ है, पीछे जो एग्जाम हुआ था उसमें कि AlCl3 कैसे बिहेव करता है, तो आप उसको यहाँ भी काउंट कर सकते हो क्वेश्चन को। या फिर एज ए ये आपका इंटरमीडिएट है, उसमें जो आपका उत्प्रेरक था AlCl3, वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो एसिड बेस वाला था ना टॉपिक, उसमें भी हम पढ़ते हैं उन चीज़ों के। AlCl3 है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो इस तरीके की चीज़ें दोनों जगह ही काम आ रही हैं। तो एल्कीन और एल्काइन जो है 11वीं-12वीं की बुक से आप एक बार ज़रूर देखिएगा और उतना ही याद करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद है फिजिक्स। तो उसके बाद चलिए फिजिक्स के टॉपिक आ जाते हैं। तो आज हम यहीं अपना वीडियो है वो पॉज करते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स का देखो अभी मुझे इतना ध्यान नहीं है कि कौन सा टॉपिक। और फिज़िक्स में भी फिर ये भी हो जाता है कि BSc तक की फ़िज़िक्स दे रखी है, तो